अब इनका योग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इनका योग आएगा 34,009 जोड़ x बटे 6 बराबर 6500। अब इस 6 का गुणा कर लीजिए 6500 में, तो आ जाएगा कितना, 6 9 54, ये आ जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 39,000 और ये हो जाएगा 34,009 जोड़ x। अब इस x का मान निकाल लीजिए, x का मान ही हमारा रिजल्ट आएगा। इसको इधर ले आएंगे तो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसको घटाइए -34,009 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 34,49,000 माइनस 34,009 बराबर आ जाएगा 49,91। ठीक है, तो ये हो गया इसका उत्तर। चलिए दूसरा प्रश्न दिया है कि 540 के गुणनफलों का कुल संख्या बताइए। यानी ये गुणनफलों वाला प्रश्न हम आपको हल करके दिखा चुके हैं, तो इस पे हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं, शायद सेम क्वेश्चन भी रहा है। तो ये इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से भाग दिए कितना आएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और ये हो गया। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10। फिर 2 से नहीं जाएगा, 5 से ले जाइए कितना आया, 3 से चला जाएगा, 3 से ले जाइए तो कितना आ जाएगा, 3 4 तिहाई 12 और 3 पचे 15। फिर 3 से जाएगा 15 तिहाई 45, फिर 3 से जाएगा 5 और फिर 5 से गया तो 1, यानी आया कैसा। और इसके गुणनखंडों की संख्या लिखे तो क्या होगा, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 2 3 इंटू 5 टू द पावर 1। अब गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते थे, घात में एक एक जोड़ के गुणा कर लेते थे। यानी 2 + 1 इंटू 3 + 1 3 है, और प्लस इंटू 5 के पावर 1 है तो 1 + 1, यानी कितना आया 3 इंटू 4 इंटू 2, तो 3 दूनी 6 और चाके 24। इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक, इसी प्रकार से एक प्रश्न ये है 7 टू द पावर 7। तो किसी भी संख्या पे कोई घात हो तो सबसे पहले उस घात को छोटा करना है। घात को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या पे जो घात लिखा था उसको हम 4 से विभाजित करते हैं। तो 4 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना आएगा, अगर हम इसको 7 को 4 से विभाजित करें तो 4 एकम 4, ठीक, शेष बचा 3। या अब घात पे वही लिखेंगे जो शेष बचा हो। तो 7 पे घात कितना बचा, 3। 7 पे घात 3 बचा, तो अब क्या लिखना है इसको खोल के देखिए कितना आएगा। 7 का क्यूब करते हैं तो आता है 343, है ना, 7 7 49 और 49 7 343। अब 343 को 4 से भाग दीजिए, जो शेष आएगा वही शेष होगा। 343 को 4 से भाग दीजिए, कितना आया, 8 बार में गया तो 32, बच गया 23, 8 4 पच्चे 20, शेष क्या बचा 3, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है कि 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है। जैसे हम अगर ये कहें कि 50 पैसा है ना, 50 पैसा 1 रुपये का कितना भाग है ना, तो हम क्या करते हैं 50 पैसा बटे रुपये को किस में बदलते हैं, 100 में, मतलब पैसे में इसको बदल दिए। चूँकि ये घंटे में है तो दिन को भी हमको घंटे में बदलना होगा। तो वैसे ही पैसे रुपये को भी हम क्या किए, पैसे में बदले। अब ये क्या पता चला, उसका आधा भाग है। तो इसी प्रकार से हम 14 घंटे को बदले, 14 घंटा, और एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। तो इसको भाग दीजिए, 2 से कटा 7 बार में और ये गया 12 बार में, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7/12। लिखा है कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सभी संख्याओं को विभाजित करके देख लीजिए। इसको भाग दिए तो कितना आएगा, 28, 4 ये मान लीजिए 30 हो गया, तो 4 7 28 आएगा। इसको देखिए 5 चौक ये आया 40, तो 8 5 40, और इसको निकाले तो क्या आएगा, 7 है 5 आया, तो 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा, 7 छक्के 42, 7 7 49, तो यानी 0.7। अभी 7 वाला चल रहा है सब कुछ, ये तो पहले ही हट गया क्योंकि बड़ा संख्या हो गया। अब इसको देखिए 7 है, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 बार में, ये 70 का ना 6 बार में जाएगा तो क्या आएगा 66, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी 0.6। ठीक है, विभाजित करके देख लेना है दशमलव के एक एक अंक तक। अगर 2 अंक समान होता, मान लीजिए 3 समान होता, तो हम दूसरे अंक तक भी ज्ञात करते। चूंकि एक ही अंक तक ज्ञात करने से पता चल गया कि सबसे छोटा भिन्न 0.6 आ गया। यहाँ 0.7 है, यहाँ 0.8, 0.7, तो सबसे छोटा क्या हुआ 0.6। नेक्स्ट है,
अब ये देखिए, इसको ना थोड़ा सा समझने के लिए है, ये त्रिकोणमिति का सवाल है। त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे त्रिभुज है, कोई त्रिभुज इस प्रकार से दिया हुआ है, ये कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं, और जिसके साथ ये लगा होता है उसको हम आसन भुजा या आधार कहते हैं। इसको बोल लीजिए आधार। और जो आधार से आगे लगी होती है उसको हम लंब या कोण के सम्मुख भुजा बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं लंब या कोण के सम्मुख भुजा। ये है कर्ण। ठीक, हिला दे रहा हूँ। तो कर्ण के आधार जो है, आधार कैसे हम समझेंगे कि आधार कहाँ है? जैसे जहाँ भी कोण, आधार का मतलब क्या होता है? बेस, जिस पे इंसान कोई चीज़ टिका हुआ हो या कोई चीज़ बैठी हो, तो उसी को बोलते हैं आसन या आधार। तो ये थीटा कोण कहाँ बैठा हुआ है? इस लाइन पे, इसलिए उसको हम आधार बोल रहे हैं। इस भुजा को लंब बोल रहे हैं। आधार के अतिरिक्त भुजा लंब, और जो सब इन दोनों के योग, वर्गों का योग होता है वो क्या होता है? यानी सबसे लंबी भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। अब देखिए इसको याद कैसे करें कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा और सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो हमको बस 3 चीज़ याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। बाकी इसका उल्टा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कोसेक, यहाँ हो जाएगा सेक, और इसका हो जाएगा कॉट। इसको हम बोलते हैं 1/sec। साइन का अगर उल्टा कर दें, मतलब कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर लिख दें, तो हमको कोसेक मिल जाता है। यानी 1/cosec बराबर साइन होता है, 1/sec बराबर कॉस होता है, और 1/cot बराबर क्या होता है? टेन होता है। ठीक, अब ये याद करना है हमको, तो हमको एक सूत्र याद रखना है, लाल बट्टे का। ठीक, क्या मतलब हुआ? एल, लाल का एल से होता है लंब, ए से आधार और के से कर्ण। ठीक, तो यहाँ होता है, अब इसको सजा लीजिए, तो यानी यहाँ क्या आया? एल के, यहाँ ए के, और यहाँ आ गया एल ए, हो गया ना लाल, और नीचे हो गया कक्का, साइन कॉस टेन। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है? कोण के सामने वाली भुजा, यानी कोण के सामने वाली भुजा का मतलब हो गया कि लंब। तो लंब बटे कर्ण किस में दिख रहा है? साइन में, तो साइन के साथ मिला दीजिए। फिर लिखा है कोण की आसन भुजा, आसन का मतलब हो गया आधार, और आधार बटे कर्ण किसका होता है? कॉस का। और फिर लिखा क्या है? कोण के सामने वाली भुजा मतलब कि लंब, और कोण की आसन भुजा यानी आधार, यानी कि ये हो गया आपका 10। ठीक है, चलिए, तो अब याद हो गया कि साइन कॉस 10 क्या होता है? लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। याद नहीं हो रहा तो लाल बटे कक्का लिख लीजिए और साइन कॉस 10 लिख दीजिए। अब अगर हमको कोसेक पूछता तो क्या हो जाता? ये हो जाता कर्ण बटे लंब, यानी कि साइन का उल्टा। सेक लिखते तो क्या हो जाता है? कर्ण बटे आधार, और कॉट लिखते तो क्या हो जाता है? आधार बटे लंब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व समीकरणों पर ध्यान रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर याद नहीं है तो थीटा के कुछ मान याद कर लीजिए। जैसे थोड़ा लंबा हो जाएगा, वैसे अगर ध्यान रखना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं कि 45 का मान साइन में और कॉस में 45 का मान सदैव क्या होता है? 1/√2 1/√2। तो दोनों को जोड़िए, 1/√2 प्लस 1/√2। एलसीएम लेंगे तो √2, यहाँ √2 प्लस 1/√2 1/√2। तो इसका 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? √2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है तो 1/2 प्लस 1/2 क्या आएगा? 2 एलसीएम लिए तो 1 + 1 बराबर 2/2, यानी कि 1। ये मान सिद्ध हो गया ना कि अगर हम थीटा का कुछ मान रखते हैं, यानी 45 अंश रख देते, तो 45 अंश का मान होता है साइन में भी 1/√2 और कॉस में भी 1/√2। तो कितना आया? इन दोनों को जब हम योग, वर्गों का योग करके किए तो हमको मान प्राप्त हुआ 1, जो इसके बराबर है। तो ये तो सही हो गया। दूसरा क्या है? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये समीकरण गलत है। ये सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसके लिए भी अगर आप लेना चाहें तो मान लेख के चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको थीटा का मान जो है वो याद करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन गलत हो गया। ये क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब इस ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जिसमें केवल एक है। 1 और 2 है तो 2 तो पहले गलत हो गया, इसमें भी 2 है तो पहले गलत, ये भी गलत, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1 और 3। ठीक है, अब चलिए, एक प्रश्न दिया है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। अभी जो हम लोग आयु वाला प्रश्न किए हैं, बिल्कुल उसी तरह ये भी हल होगा। पिता और, जो नहीं देखा है वो चैनल पे जाके देख लेगा, एक वीडियो हम पहले डाल चुके हैं एज वाला। देखिए, पिता और पुत्र की आयु, तो मान लीजिए जैसे फादर
और सन, तो ये फादर है, ये सन है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, यानी कि 3x है और ये x है। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल 147 है, यानी कि अगर हम 3x गुणे x करें तो किसके बराबर आ रहा है? 147 के। यही तो बोल रहा है, यानी कि 3x का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? 147 के। तो x स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 3 से विभाजित कर दीजिए, तो 4×3 = 12 और ये 2, ये आया 49। तो x का मान क्या आ गया? 7। ये आया x का मान। हमको निकालना क्या है? 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो वर्तमान में इनकी आयु क्या हो जाएगी? 3x, यानी कि फादर और इसे 3x बराबर क्या होगा? x × 3 ना, तो x × 3, x की वैल्यू है 7, तो 7 × 3 21, और पुत्र की क्या हो जाएगी? 7। अब चूंकि 5 वर्ष बाद बोल रहा है तो इसमें 5 5 और जोड़ दीजिए। अभी ये वर्तमान में 21 और 7 है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा? पिता हो जाएंगे 26 के और पुत्र हो जाएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12। अब इनका अनुपात निकालिए तो क्या आएगा? 13:6। ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, तो इतना ही इस प्रश्न में, इस पेपर में इतने प्रश्न एप्टीट्यूड के थे। कुछ रीजनिंग के प्रश्न हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ा देंगे, और बाकी इसी तरह प्रीवियस ईयर के जितने सेट हैं हम आपको सॉल्व करा देंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और करंट वीडियो का बार बार नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू।